सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की फहरिस्त एक हफ्ते में आने की तवक्को है। पहले ये काम 7 अक्टूबर को होना था, लेकिन सियासी जमातों के इसरार पर इसे 14 रोज़ कम कर दिया गया। इस सूरत हाल को अगर हम देखें तो आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं, लेकिन अब भी इससे मुतालिक क्या सराइयाँ और ऊँच पर हैं। एक और अहम मसला शफाफियत का है, क्योंकि मुल्क में आपको याद होगा कि अब तक जितने भी इलेक्शंस इंतखाबात हुए, जीतने वाली पार्टी के अलावा किसी ने कबूल नहीं किए। सब ने कहा कि धांधली हुई, तारीखी धांधली हुई। अब इलेक्शन कमीशन ने दावा ये किया है कि इस बार इलेक्शन सबसे मुख्तलिफ होंगे। उनके मुताबिक नया निज़ाम वैसी सूरत हाल नहीं पैदा होने देगा जो 2013 या 18 के इंतखाबात में नजर आई थी। अच्छा खैर, इस दावे का तो इलेक्शन के वक्त ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले क्या हल्का बंदियों पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हो पाएंगी? क्योंकि इस बात का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनका सबसे बड़ा इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस अब ख़त्म हो चुका है। 2 साल कायम रहने के बाद अब ना तो कोई इजलास है, ना ही कोई बैठक है। शायद इलेक्शन के लिए कायम ही नहीं हुआ था और इसका एक ही मकसद था हुकूमत तब्दील करना। 2 बड़ी सियासी जमातों ने अपनी तोपों का रुख एक दूसरे की तरफ कर लिया है। किस तरह से 16 महीने के इत्तेहाद का बदला चुकाया जा रहा है, ये जरा देखिएगा। जी, तो आपने सुना, देखा नाजरीन, अब इलेक्शन के नज़दीक आते ही जो बड़ी पार्टियां हैं अपने वोट बैंक के सबब कह रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत को महसूस करती ही नहीं है। छोटी जमातें अब भी PDM की बहाली की उम्मीद में हैं या फिर दूसरी छोटी जमातों से इत्तेहाद की ख्वाह हैं, ख्वाहिशमंद हैं। हाल ही में MKM और जमीयत उलमा इस्लाम ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साथ चलने पर आमादगी जाहिर की है। शायद आने वाले दिनों में और पार्टियां भी किसी बाकायदा इत्तेहाद का ऐलान कर दें। आज प्रोग्राम में मेरे साथ जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका कामरान साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब वक्त देने के लिए। और सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और आगे जाके प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में पीपल्स पार्टी से सैयद हसन मुर्तज़ा साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से मैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब से गुफ्तगू शुरू करना चाहूँगी। अब्दुल कयूम साहब, नैब कवानीन पर फैसले के बाद बहुत जल्द अदालतों में जो हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं उनकी बंद फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। शायद कुछ सजाएं भी हों, नाअहलियाँ भी हो सकती हैं और बड़े बड़े नाम इसकी जद में आ सकते हैं। क्या यही वजह अब्दुल कयूम साहब के अभी जो सियासी जमातें हैं देखो और इंतजार करोगी पॉलिसी अपनाए हुए हैं? फिजा, थैंक यू वेरी मच। और मेरे कोलीग्स जो हैं कामरान मुर्तज़ा साहब और अब्दुल्ला गुल, उनको भी मेरा सलाम अर्ज़ कर दें। देखिए, ये जो सियासी जमातें हैं ना, इनकी एक एंडेवर होती है कि अगले इलेक्शन में जो आ रहा है उनके पास मैक्सिमम सीट्स मिले। एक तो मैं ये आपके प्रियम्बल की बात कर रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बयानात हैं, तो ये नोक जोक थोड़ी अगली जो है उसको ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है। यू विल सी के फाइनली दे विल सेटल डाउन और हर पार्टी का अपना अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी पीपल पार्टी अगर सिंध में आए तो दे वुड लाइक टू कम टू पंजाब और बाकी सूबों में भी टू बिकम ए नेशनल पार्टी। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़्यादातर पंजाब में है तो उनको सिंध में, बलूचिस्तान में और KP में भी एफर्ट करनी पड़ेगी, और इसी तरह, और ये मुल्क के मफाद के अंदर भी है। दूसरा, अभी ये जो मुकदमात की बात है नैब के हैं, उसके ऊपर एक अदालत का फैसला है जिसका सरे तस्लीम हम सबको करना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद में जो रिव्यू की बात हो रही है उस पर कोर्ट जो फैसला देगी सबको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जिन लोगों के केसेस दोबारा खुले वो अपने केसेस को फेस करेंगे, और आई थिंक उसके अंदर बात भी बिल्कुल ठीक है कि आप अदालती अहकामात के तहत अपने आप को सुरखरू कर लें। तो हमें आगे देखना चाहिए, हमें ये जो आपस की नोक चौक है इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना। ठीक है जी, हम भी टाइम ज़ाया नहीं करते, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, दूसरे मेहमान की तरफ जाते हैं। कामरान साहब, आपने जनरल अब्दुल कयूम साहब को भी सुना। कामरान साहब, अब भी ये एक बेयकीनी की फ़ज़ा है
मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों है, और वो ये कि जी इंतखाबात या इलेक्शन जो हैं शायद अगले साल भी बामुश्किल हो सकेंगे। सियासी जमातें क्यों खौफजदा हैं, क्यों किसी इंतखाबी मुहिम का आगाज बाकायदा नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि इलेक्शन अगर वाकई होने वाले हैं तो इलेक्शन कैंपेन्स हमें उस तरह नजर नहीं आ रही हैं जिस तरह कुछ महीने पहले नजर आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, मैं अपना जवाब दे देता हूँ JUI के हवाले से। JUI ने ये मामला शुरू किया था तो पहला जो है ना वाक़या बाजोड़ में हो गया, 84 लोग शहीद हुए, 200 के लगभग जख्मी, यानी 300 जो है ना वो कैजुअलिटीज आप समझ लीजिए बम धमाके में। फिर हाफिज साहब का, आपको हाफिज हमदुल्ला साहब का पता होगा कि वो हाफिज हमदुल्ला साहब मसलूम जो है वो एक उसमें जा रहे थे जलसे में, और मदरसे में था कोई, तो उसमें जाते हुए रास्ते में उन पर खुदकश धमाका हुआ, उसमें वो अब इस वक्त वो कराची में एडमिट है। इसके अलावा जो है वो 2-3 उलमा जो है ये गुज़श्ता इस हफ्ते में जो हफ्ता गुजरा है उसमें शहीद किए जा चुके हैं, और अगर आप पिछले 1 साल का वाक़या लें तो आपको 1.5 से 2 दर्जन उलमा जो है वो शहीद किए जा चुके हैं। तो इसमें जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं है इस वक्त, जिनकी जानों को ख़तरा जो है वो लाक हो गया है, तो वो शायद JUI है। और JUI के साथ आप देख लीजिए कि हमारे मतलब बड़ी लीडरशिप के ऊपर जो है ना वो हमले किए जा रहे हैं, और इतने बड़े मामला भी आ गए कि जिसमें 84 लोग शहीद हों, उसको ऑफिशियली तो तादाद कम बताई गई, 50-60 के दरमियान बताई गई, मगर इनफैक्ट 84 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। तो जब ये हालत हो तो फिर हम जो है ना वो किस तरह से कैंपेन जो है ना वो अपनी पूरी उसमें स्वयं में शुरू करें। मौलाना साहब पार्टी की तरफ से भी प्रेशर है कि वो आप जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन जगहों पर ना जाएँ। ज़ाहिर है हमारी टॉप लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप को हम जो है वो इस तरह से एक्सपोज नहीं कर सकते ज़्यादा। मामला आपको दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त माहौल के हवाले से, सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी और सुबह बलूचिस्तान में भी, और ये 2 सूबे जो स्पेशली हमारे मेन जो है वो जहाँ पे हमारी फॉलोइंग है। इसके अलावा सिंध में है, तो सिंध में भी जो है ना एक आलिम जो है ना उनको मारा गया है पिछले हफ्ते में। तो ये हमारे साथ तो बैकग्राउंड ये है कि हमारे साथ जो है ना वो हमें खुल के खेलने नहीं दिया जा रहा है इसमें इलेक्शन के हवाले से। फिर उसके साथ दूसरी चीज़ जो शकूक पैदा कर रही है वो निगरानों के ऐसे इकदाम जो कि लॉन्ग टर्म्स के हैं। निगरान आते हैं 90 दिन के लिए, 40 दिन गुजर गए, बाकी रह गए 50 दिन। तो अब वो 50 दिन के लिए वो अगर अमेरिका भी चले जाएं, साइड लाइन पे मुलाकातें भी शुरू हो जाएं, बाकी भी इस तरह के मामला, स्मगलिंग ख़त्म, फलाना ख़त्म, जो लॉन्ग टर्म जो एक्शन हुआ करते हैं, अगर वो शुरू कर दें तो शकूक पैदा हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है लोगों के ज़हनों में मसाइल पैदा कर रही हैं। इस हवाले से जो है लोगों के ज़हनों को क्लियर किया जाना चाहिए, निगरानों की तरफ से भी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसकी प्राइमरी ड्यूटी है। ठीक है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, 2013 के इलेक्शंस में हमने देखा था कि ANP जो थी वो दहशतगर्दों के टारगेट पर थी, उनकी जद पर थी, और इस बार हम ये सूरत हाल देख रहे हैं JUI के साथ कि उन पर पैदर पे हमले हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता इस तरह की जो सूरत हाल है या ये हालात हैं, अब्दुल्ला गुल साहब, आपको लगता है कि ये इलेक्शंस पर, इंतखाबात पर बाकायदा असरअंदाज हो सकते हैं? और दूसरा सवाल फिर इसी से रिलेटेड कि फिर इनसे कैसे निपटा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा साहिबा। और मैं समझता हूँ मैंने दोनों हजरात की, मुर्तज़ा साहब की भी और जनाब कयूम साहब की भी गुफ्तगू सुनी, बड़ी मुतल्लल गुफ्तगू दोनों ने की। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है JUI का, तो JUI तो पहले भी कभी निशाने से हट के नहीं थी, इनके ऊपर निशाने लगते रहे और बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ दी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और तमाम सियासी जमातों ने ही, जिस तरह आपने ANP का जिक्र किया, बड़ा खून मेरे ख्याल में उन्होंने देखा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपने देखा कि कुछ अरसे से पार्टियों का जो एक जोश और जज्बा है वो कुछ मांद सा पड़ गया है, और ये बहुत सारी बातें आ रही हैं। अभी मुस्लिम लीग की क़यादत जो है, मैं अभी भी समझ रहा हूँ कि उनके आने के अंदर तातुल हो सकता है। उसकी वजह यह है, नैब के अंदर दोबारा जो नैब ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस को रीओपन करने के लिए जो बात कही है, 81 केस ऐसे हैं जिसकी बहुत ही सियासी नौयत के हैं।
तो फिर इसके अंदर एक पार्टी क्या तो वह है, अभी नई नाम होगा और भी बाकी सारी पार्टियां आ जाएंगी। जब आगे आएंगी तो फिर यही पार्टियां, क्योंकि पीडीएम का जो इत्तेहाद था वो एक गैर फितरी इत्तेहाद था, वो एक गैर नजरियाती इत्तेहाद था। नतीजा ये निकलेगा कि जो आपस के इख्तलाफात हैं वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे, और जब वो सड़कों पर आएंगे, अवाम की जीनत बनेंगे, मीडिया की जीनत बनेंगे, तो मामला और वो होना शुरू हो भी गए अब्दुल्ला साहब। फिर जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, और ऐसे ही है, मजीद होगा। अभी तो क्योंकि कुछ राज हैं जिनके ऊपर से अभी तक तो पर्दा नहीं हटाया जा रहा, फिर पता चलेगा कि पीडीएम के इत्तेहाद के पीछे क्या वजूहात थी। अभी ये देख लेना कि जनरल फैज साहब के और जनरल बाजवा साहब के हवाले से जो बातचीत चल रही है, मुस्लिम लीग की क़यादत लगता है कि फिर एक महाज़ाराई का जो मामला है वो इख्तियार किए बैठी है। जनरल आसिम मुनीर साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस तासुर को तो तब ही जाहिर कर दिया था जब एक शुहदा के फंक्शन में उन्होंने बाकायदा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब को अपने दाएं पे बैठाया। ठीक है कि उनके ऊपर अगर कोई इल्जामात हैं कोई जाती नौयत के, तो वो उनको क्लियर करने चाहिए, उन समेत सबको क्लियर करने चाहिए, लेकिन इससे आप महाज़ाराई की फजा को मजीद तक़वियत देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि इलेक्शन के अंदर मजीद डिले हो जाएगा। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, आप देखें बड़े नपे तुले अल्फाज में, बड़े नपे तुले उनके इक़दामात हैं। जो अभी अमेरिका वो गए हैं, तो अमेरिका जाने का कोई मकसद होता है ना, ऐसे बगैर मकसद के तो कोई नहीं जाता। और फिर अगर एक निगरान वजीर आज़म तारीख में पहली दफ़ा अमेरिका के एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर गए हैं, तो इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। उनको देखें, पसे पर्दा देखें कि क्या हो रहा है, हकीकत मुंतज़िर पे गौर करें, न कि हकीकत मौजूद के ऊपर नजर रखें। अब जो नतीजा ये होगा कि जो मौजूदा सिस्टम, जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं, क्रैकडाउन चल रहे हैं मनीशियात के खिलाफ, डॉलर के खिलाफ, इसी तरह से स्मगलिंग के खिलाफ और जखीरा अंदोजों के खिलाफ, ये आपका क्या ख्याल है सिर्फ 1-2 महीने की गेम है? तो ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मौजूदा सेटअप जो है ये प्रोलॉन्ग कर सकता है, और इसकी बहुत कवि इशारे भी मोल रहे हैं। और सबसे बढ़कर कि जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर वो एंथुसियाज्म मौजूद नहीं है, उनके अंदर वो एक जो कहते हैं ना इलेक्शन मोड, वो अभी तक आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी सूरत हाल है। अभी देखें, अभी तो मेरे ख्याल में आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग जो आपको नजर आ रहा है, जो आपस में इख्तलाफात हैं, ये बहुत ज्यादा इख्तियार होंगे आगे जाके, और एक दूसरे के ऐसे मजीद ये बढ़ेंगे आगे जाके। जो फिर कौम के लिए, ठीक है, हम कह सकते हैं अभी ट्रेलर है, ये अभी फिल्म आएगी और अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है जी, जनरल अब्दुल कयूम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ठीक है, अब ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है जी, देखते हैं, पता नहीं खुदा न खास्ता किस किस तरह की बातें होंगी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जनरल अब्दुल कयूम साहब। 2 चीज़ें जनरल साहब, एक तो ये कि ये अभी लंदन दोबारा जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा भी, शहबाज शरीफ साहब अभी हाल ही में आए थे, तो दोबारा जा रहे हैं, तो कोई बहुत अहम कुछ वहाँ पे फैसले होंगे, कोई ऐसा पैगाम अगर आपके पास कोई खबर हो अंदर की, तो प्लीज़ ज़रा शेयर कीजिएगा। दूसरा जो सुनने में आ रहा है जनरल साहब, एक और सवाल ले लीजिएगा जरा, एक और चीज़ें सुनने में आ रही है जिसने अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की कि एक दूसरे पर तनकीद तो चले, वो तो एक फितरी है कि गैर फितरी इत्तेहाद था पीडीएम, अब फितरी चीज़ है कि आपस में तनकीद होगी, जारी बात है इलेक्शन में एक दूसरे के आप मद्दे मुकाबिल होंगे, आमने सामने होंगे, तो इसको हम गैर फितरी नहीं कह सकते, तो तनकीद होगी एक दूसरे पर। लेकिन एक चीज़ जो अभी से कही जा रही है कि जो इलेक्शन कैंपेन होगी नवाज शरीफ साहब खुद आकर करेंगे, और बड़ी सख्त ये कह रहे हैं इलेक्शन कैंपेन होगी, कुछ किरदारों को, कुछ लोगों को बाकायदा नाम लेकर इलेक्शन कैंपेन में एक्सपोज किया जाएगा। नून लीग इजहार ख्याल करेगी इलेक्शन कैंपेन में खुलकर। क्या ये आप इन खबरों की तस्दीक करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो हाईलाइट किए ना, कैजुअल्टीज अबाउट 300, ये बड़ा अफसोसनाक है और ये बहुत ही काबिल मुज़म्मत है। और फिर हमला साहब के ऊपर जो हमला हुआ, वो हमारे साथ कुलीग रहे, सेनेट में मेरे साथ होते थे, ये भी बहुत ही सीरियस इश्यूज़ हैं और आई थिंक इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। और सेनेटर कामरान ठीक कह रहे हैं कि ऐसे हालात में कैंपेन करना किसी भी पार्टी के लिए वो उसके अंदर मुश्किलात हैं। नंबर 2 बात, जो आप डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, और ये हम जो एक अलार्म क्रिएट कर रहे हैं कि कल तक हम आ जाएंगे सड़कों पे, आई कैन अश्योर यू कि ऐसे कभी भी नहीं होगा कि जैसे सड़कों पे ये पिछले
जब ये पीडीएम हुकूमत में आई है या पिछले गवर्नमेंट इधर थी, तो उस वक्त जो सूरत हाल थी धरनों की और मार्चेस की और एक दूसरे के गले में पड़ने की, यस डिफरेंसेस होंगे, दे आर डिफरेंट पार्टीज, इनके अपने अपने मैनिफेस्टोज हैं और इनका अपना राइट है कि वो अपने तौर के ऊपर अपना करें, और ये हल्की फुल्की नोक झोंक भी होगी और एक दूसरे पे मोतरज भी होंगे। पब्लिक इज द बेस्ट जज एंड आई एम श्योर कि वो इसके ऊपर ध्यान देंगे। अभी पूरा मुल्क जो है यक ज़बान होकर ये कह रहा है कि इलेक्शंस इन टाइम होने चाहिए, और इन टाइम का मतलब ये है कि अगर मरदमशुमारी की वजह से कुछ डिले हो रहा है तो वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते या 2 महीने का कोई ख़ास डिले नहीं, 10 साल का ये डिले नहीं है, क्योंकि फिर सेनेट के इलेक्शन होने हैं मार्च में, वो कोरम पूरा नहीं होगा तो नहीं हो सकेंगे। और सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कामरान मुर्तज़ा साहब शायद कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि ब्रेक के बाद आप हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे अब्दुल क़य्यूम साहब, तो कामरान साहब आप अब्दुल क़य्यूम साहब से कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी वेलकम। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरा ख्याल है कि इसको तो शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं इस हवाले से इनको और कोई बात तो नहीं करना चाह रहा था, सिर्फ ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी और वो ऑलरेडी हो चुकी है कि अगर यही सूरत हाल नहीं। चलिए आपकी इजाजत से मैं दोबारा अब्दुल क़य्यूम साहब को जरा मौका देती हूँ क्योंकि आप ब्रेक के बाद भी होंगे हमारे साथ। अब्दुल क़य्यूम साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी जी बस तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जरा अब्दुल क़य्यूम साहब जरा ये भी सवाल ले लें, फिर आपने ब्रेक के बाद जाना है, आपने कहा था आपकी कमिटमेंट है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जब बिलावल बात कर रहे हैं अब्दुल क़य्यूम साहब, बिलावल मुखातिब किससे हैं? इलेक्शन कमीशन से हैं, ब्यूरोक्रेसी से हैं, सिर्फ आपकी जमात नून लीग से हैं या निगरां हुकूमत से, मुक़्तदर हलकों से, किससे मुखातिब हैं बिलावल? देखिए इसका सही जवाब तो बिलावल खुद ही दे सकते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अभी ये लेकिन आप भी सीनियर हैं, आपको भी पता चल रहा होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं बिलावल। नहीं कोई ना, देखिए मतलब है कि आप गैर जरूरी अगर कोई किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे तो वो जवाब देगा ना, वो बताएं कि कौन लेवल प्लेइंग फील्ड उनका जो बिगाड़ रहा है। उनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, ये ना हो कि किसी तरीके से भी कहीं भी मुदाखलत हो, लेकिन आई थिंक कि फिर जब बात करनी है तो फिर खुल के बात करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हल किया जाना चाहिए। बिकॉज सब पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा ना, तो फिर वो लोग इतराज़ करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट्स पे। ये हमारी एक रीत तो वैसी ट्रेडिशन बनी हुई है कि जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई है। तो अल्लाह का करम है, इस दफ़ा अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और मैं होप करता हूँ कि सारे मुल्क के अदारे भी इसके अंदर सर जोड़ के बैठेंगे और दे शुड मेक श्योर कि पार्टियों को ऑन बोर्ड रखें सारे फैसलों में, खा वो पार्टियां भी बाहर अपोजिशन की पार्टियां मेन स्टेक होल्डर्स हैं वही, और उसके बाद इलेक्शंस हों और फिर जो भी हुकूमत मेजॉरिटी में आती है या कोलिशन गवर्नमेंट बनती है वो आए और मुल्क के मसाइल को हल करे। इश्यूज बड़े जो हैं वो ये नहीं है कि पीपल पार्टी और नून लीग आपस में क्या करेंगी, इशू बड़ा ये है इकानमी को कैसे रिवाइव करना है, ये टेररिज्म की लानत को कैसे खत्म करना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, रीजनल इश्यूज क्या हैं उनको कैसे आपने हल करना है और मुल्क ने आगे कैसे चलना है। और ये जो डॉलर की उसको फ्लाइट को रोका गया, ये स्मगलिंग को रोका गया, ये चीजें इकानमी को करेंगी। और ये अच्छी बात है अगर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए भी है ना अमेरिका, तो इट इज गुड थिंग, बिकॉज आप स्टैंड स्टिल नहीं हो सकते इस दुनिया में जब दुनिया बड़ी फास्ट रन कर रही है। I am sure it is better for the country, तो I am so grateful कि आपने मुझे टाइम दिया बोलने। अच्छा अब्दुल क़य्यूम साहब आखिरी मिनट है, मुझे ब्रेक पे जाना है, फिर आप नहीं होंगे और फिर हसन मुर्तज़ा साहब आपकी जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी दोनों मेहमान कंटिन्यू करेंगे। जरा ये भी बता दीजिएगा कि उड़ती उड़ती ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने शायद मना किया है नून लीग के तमाम रहनुमाओं को कि पीपल्स पार्टी अगर तनकीद करती भी है तो आपने जवाबन तनकीद नहीं करनी है। क्या ये खबर दुरुस्त है? वैसे अच्छी बात है अगर उन्होंने मना किया है तो। देखिए मेरे तक तो ये खबर नहीं पहुंची। आई थिंक हम में से सब इतने रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार लोग हमें होना चाहिए कि हमें ये देखना है कि आउट राइटली हम कोई ऐसी बात ना करें। देखिए पीपल पार्टी एक मुल्की सतह के ऊपर एक जमात रही है, उनकी जो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहबा 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इससे अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब रहे हैं, उनका एक अपना राइट है और उनको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये और नवाज शरीफ साहब हमेशा शाइस्तगी की बात करते हैं। आपको याद है जब पिछली दफा टेक ओवर किया था तो MQM का गवर्नर था कराची में, उन्होंने कहा रहने दे,
रिश्योर ये था कि जी उनको हटा के अपना गवर्नर लगाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना प्राइम मिनिस्टर के लिए। इसी तरह आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का नो कॉन्फिडेंस रेडी था, उन्होंने कहा नहीं ये फाड़ पछाड़ नहीं करें, आपस में मिल के चलें बिगर मिशन के लिए। और फिर ये बच्चों पे स्कूल में पब्लिक स्कूल का जो हमला हुआ तो उन्होंने सब पार्टीज को सारे लोगों को मिला के बिठा के बात की। तो आई थिंक हमें आगे चलने के लिए इत्तेफाक और आपस में एक बाहमी जो हमारे एतमाद है उसको बहाल करना हो। ठीक है जी, मुझे भी आगे चलना है ब्रेक की तरफ। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला हमीद और कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे और हमें पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे हसन मुर्तज़ा साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तज़ा साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब ने। हसन साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन साहब आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि बिलावल बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का बड़ा गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल किससे मुखातिब हैं हसन मुर्तज़ा साहब? नून लीग से मुखातिब हैं, मुक्तदर हलकों से मुखातिब हैं, निगरां हुकूमत से मुखातिब हैं, किससे मुखातिब हैं? इलेक्शन कमीशन से हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गैर आईनी है या किसी एक जमात के लिए है, वो तो तमाम जमातों के लिए है कि उसमें सबको जो है वो एक जैसे मौके फराहम होने चाहिए, एक जैसा माहौल फराहम होना चाहिए। ये नहीं तासुर होना चाहिए कि फलां पार्टी जो है वो आने वाले वक्त में हुकूमत बना रही है, या ये लेवल प्लेइंग फील्ड से तो कोई एक चीज गैर आईनी नहीं छलकती। और बिलावल साहब तो खुल के उसका नाम भी ले चुके हैं। तो आप लोगों को कैसे लगता है कि कौन सी पार्टी हुकूमत बना रही है? अभी तो बहुत आप कबल वक्त इस तरह की बातें क्यों शुरू हो गई? देखिए, ये इसलिए शुरू हो गई कि सिंध के अंदर तो कहा जाता है कि इलेक्शंस के अंदर बल्दियाती निज़ाम जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। पंजाब में जहां पे बल्दियाती निज़ाम है ही नहीं, वहां पर विलेज काउंसिल्स और विलेज कमेटीज के नाम पर हर गांव के अंदर एक चेयरमैन, 3 उसके मेंबर्स वो नामजद किए गए और उनका ताल्लुक एक ही जमात से है, PMLN से है उनका ताल्लुक। देखिए, ये शकूक व शुबहात जो है ये इन जैसी चीजों से पैदा होते हैं कि क्या जरूरत थी इलेक्शन से पहले या एक अबूरी सेटअप के अंदर कि वहां पे आप विलेज काउंसिल्स बनाते फिरें और उन लोगों को जिनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं डायरेक्टली गांव की हद तक, क्योंकि उन्होंने कोई 2-2, 3-3 हर गांव में 3-3 लोग भी रखने हैं जिन्होंने वो सफाई वगैरह करनी है, उन्हें ट्रांसपोर्ट लोडर वगैरह भी वो देंगे। तो ये चीजें जो है हम समझते हैं कि ये प्री पोल रिगिंग है। अब जिस तरह बेशक उनके इसमें कोई मेलाफाइटी ना भी हो, तो जिस तरीके से चंद एक लोगों के नाम जो फेडरल गवर्नमेंट में आ रहे हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जिम्मेदार ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनकी नामजदगी बतौर वफाकी वजीर वो भी शकूक व शुबहात पैदा करती है। और ये चीजें हैं जिनकी निशानदेही की जा रही है। कबल-अज़ वक्त ही अगर किसी चीज की निशानदेही की जाए तो उसी पे कोई उसका तदारुक हो सकता है कि यार ये इसको बेहतर कर लिया जाए, क्योंकि अब हमारा मुल्क मुतम्मिल नहीं है कि आने वाले वक्त में भी हम धरनों। अच्छा हसन साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि निगरां सेटअप में कोई भी किसी के करीब हो सकता है, किसी का भी किसी से ताल्लुक हो सकता है, जाती ताल्लुकात भी लोगों के होते हैं, लेकिन अगर कोई मेरिट पर है और अपने काम में माहिर है तो हम उसको इतना मुतनाज़े क्यों बना देते हैं? इस तरह तो कोई भी निगरां सेटअप में किसी न किसी के करीब हो सकता है। देखें, गुजारिश ये है कि मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगा है ये कोई हमारी गैर आईनी डिमांड नहीं है, ये कोई मुतालबा गैर आईनी गैर कानूनी नहीं है। जी वही मैं कर रहा हूं ना। लेकिन आप ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, चले ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैंने आपने खदशात से आगाह किया। वो मैंने ये नहीं कहा कि वो बंदे जो हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बेईमान है, बड़े अच्छे लोग होंगे। चलिए, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, ठीक है हसन साहब।
ठीक है, आपने अपना क्लियर मौक़िफ़, आपकी पार्टी का जो पॉइंट है वो रख दिया, ठीक है। कामरान साहब, इससे पहले मैं आपकी तरफ हूँ, अब्दुल्ला साहब मैं आपका ज़रा इस पे कमेंट चाहूँगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अभी से शोर मचा दिया गया है। अभी इंतखाबात की तारीख क्या आती है अभी कुछ नहीं पता है। कुछ लोग अभी तक शुकूक व शुबात का शिकार है कि पता नहीं ये जनवरी फरवरी में भी होते हैं या आगे चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों अभी से इतना ये शोर मचना शुरू हो गया, क्या वजह समझ आती है? देखिए, कुछ वादे वही थे जो पूरे नहीं हुए। जब पीडीएम की हुकूमत इक़्तिदार में थी और उस टाइम पीपल्स पार्टी के साथ उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, और आपको पता है कि जब उनके ऊपर पीटीआई की तलवार की धार कम होना शुरू हुई तो नतीजा ये हुआ कि आपस में इख्तलाफात आना शुरू हो गए। उसके बाद जो है वो ये देखिए ना, आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन से पहले वहाँ पीटीआई के चेयरमैन ये कहते थे कि मैं आपको लिख के दे दूंगा कि अगली हुकूमत हम बना रहे हैं। अभी कल जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई है उसके अंदर उन्होंने बड़ा वादे कहा कि मैं लिख के देता हूँ। लिख के कैसे देते हैं, किस केस के ऊपर गारंटी देते हैं, और गारंटी किसकी होगी, किस तरह होगी, क्यों कर होगी, ये बहुत सारे सवालात तो जन्म देते हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो जाहिर है कुछ मुकदमात हैं जो पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप है उसके ऊपर, जिनमें से बहुत सारे लोग दुबई बैठे हुए हैं, गैर मुमालिक के अंदर चले गए हैं और करप्शन वगैरह के एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। मेरा ख्याल है ये वो तमाम बातें हैं, और ख़ास तौर पे जो क़यादत है पीपल्स पार्टी की, उनके साथ जो पंजाब के अंदर और दीगर जगहों पे कुछ वादे बलूचिस्तान के अंदर हुए थे कि फलाना फलाना शख्स जो है आपको ज्वाइन करेगा, वो ऐसा हुआ नहीं है, उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो अब ये तमाम बातें जो है वो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ जो है वो याद दहानी कराती हैं। असल मसला ये है कि जिस पार्टी की तरफ झुकाव हो वो पार्टी तो खुश रहती है, और जिस का जो है वो शेयर जो है, ये सब मफादात की बात है। पाकिस्तान का मफाद इसमें कहीं नहीं है, गरीब अवाम की बात इसमें कहीं नहीं है। ये सिर्फ अपना अपना हिस्सा है कि मुझे कितना मिलेगा, ये है असल बात। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो अब कितनी भी जंग है इसमें अब मईशत की बात नहीं हो रही, इसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे बात नहीं हो रही, इसमें कौमी सिक्योरिटी और सलामती की बात नहीं हो रही, इसमें हमारे सिफारती ताल्लुकात के ऊपर बात नहीं हो रही, इसमें कश्मीर और भारत के हवाले से बात नहीं हो रही, अफगानिस्तान पे बात नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ एक बात हो रही है, और वो क्या कि हमारा हिस्सा किधर है। ये है, सीधी सी बात है। इसके अंदर अवाम बेशक हुकूमत जो है वो इनको बना। ठीक है कामरान साहब, ठीक है अब्दुल्ला साहब। कामरान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। कामरान साहब, जो भी अगली हुकूमत बनाएगा, कोई मेजोरिटी के साथ आता है या फिर मखलूत हुकूमत, अब पहले लगता था कि मखलूत हुकूमत आ सकती है, लेकिन अब जिस तरह जो दो बड़ी जमातें हैं, जो 13 जमातें इकट्ठी थी, इनमें दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही थी, तो अब ये दोनों जमातें जो एक दूसरे की तरफ तनकीद कर रही हैं, उन्होंने तोपा एक दूसरे की तरफ कर लिया, तो उससे लगता है मखलूत हुकूमत अब नहीं बनेगी। अगर कोई आता है मेजोरिटी के साथ तो बड़ा चैलेंज होगा आने वाले के लिए भी। तो सबको पता होगा कि जो भी हुकूमत में आएगा आने वाले के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस होंगे। कामरान साहब, आपका माइक म्यूट है, शायद इसको अनम्यूट कर दीजिएगा जी, चूंकि हम लाइव शो कर रहे हैं तो मुझे ऐसे ही कहना पड़ रहा है आपको। जी जी सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। उसमें ऐसा है कि अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि कोई एक पार्टी जो है वो अगर अक्सरियत में आ भी जाए, जिसका इम्कान निस्बतन कम है, तो भी वो पाकिस्तान के मसाइल का बोझ नहीं उठा पाएगी। मसले इतने बढ़ गए हैं कि मिलजुल के शायद इस मामले को लेके आगे चलना पड़ेगा। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये माहौल कुछ गर्म हुआ है, मगर उसके बाद आपने देखा कि हनीफ अब्बासी साहब ने कोई स्टेटमेंट सख्त दे दिया था, मगर उसके बाद उन्होंने सॉरी कर लिया। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब का शायद लंदन से कोई इस तरह के स्टेटमेंट कि जी बिलावल बच्चा है हमारा। और हसन मुर्जा साहब ने हनीफ साहब को मनाजरे का भी चैलेंज कर दिया था। वो मेरा ख्याल है इनको फिर पहला स्टेटमेंट शायद इनके ज़हन में होगा, दूसरा उनका स्टेटमेंट नहीं था, उन्होंने सॉरी कर लिया था और ये कहा था कि भुट्टो साहब और ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि भुट्टो बहुत अजीम लीडर थे और लोगों ने उनसे सीखा है। बिल्कुल, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे और उन्होंने जान की कुर्बानी दी, और ऐसी कुर्बानी बहुत कम लोग दे पाते हैं दुनिया में, तो उनकी बड़ाई में कोई शुबा नहीं है। और पाकिस्तान में जो अवेयरनेस है उसमें उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है।
तो मेरा ख्याल है कि हालात ठीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। थोड़े से बिलावल जज्बाती होंगे, नौजवान निस्बतन तो उनका हक बनता है कि जज्बाती बात कर लें, जिंदा आदमी की निशानी है, तो ठीक हो जाएंगे मामला। तो आगे भी मिलजुल के चलना पड़ेगा शायद। ठीक है हसन साहब, आगे जो कामरान साहब की बात में लेकर आ रही हूँ आपकी तरफ, हसन मुझे साहब, आगे जाके मामला आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि अभी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के आमने सामने ऐसे हैं कि पता नहीं पुराने कितने बदले लेने थे, जो पिछले जो 16 महीने उसके मेरे ख्याल से बदले लेना शुरू कर दिए गए। मैं थोड़ी सी कर्ज करूंगा। अभी पहले बात हो रही थी तो कहा जा रहा था कि कोई वादे वईद थे जो पूरे नहीं हो रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत सारी बाहर बैठी है। तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत यहाँ मौजूद है। चेयरमैन साहब आज बाहर गए हैं दुबई, वो भी इंशाअल्लाह ताला 2-3 रोज में वापस आ जाएंगे। बाकी सारी क़यादत यहाँ मौजूद है, जरदारी साहब से लेके नीचे आम कारकुन तक, सिंध कैबिनेट, वो सारी यहाँ मौजूद है। और हम भागने वाले नहीं है ना, हम भागे। हम भागते होते तो भुट्टो साहब शहीद ना होते, हम भागते होते तो बीबी शहीद ना होती, हम भागते होते तो मुर्तजा शाहनवाज शहीद ना होते, हम भागते होते तो बेगम नुसरत भुट्टो पैरालाइज ना होती, वो बिस्तरे मर्ग पर सारी जिंदगी ना गुजार देती। हम भागने वाले लोगों में से नहीं है, ना ही हमारे ये खून में शामिल है। ये हमारा मुल्क है, इसमें ही हमने रहना है, इसमें ही हमने करना है। हमारे जो खदशात है ना, वो 2018 में एक हुकूमत को बनाने के लिए और एक शख्स को लीडर बनाने के लिए जब मटेरियल इकट्ठा किया जा रहा था और पार्टियों को तोड़ा जा रहा था, लोगों के बजरिया नैब बाजू मरोड़े जा रहे थे और एक पार्टी में शामिल किया जा रहा था, वो सारी प्री पोल रिगिंग हमने देखी हुई है। और हम जब वो सारी चीजें सामने रखते हैं तो फिर हमारे लिए ये कहना बिल्कुल हक बजानिब है कि ये प्री पोल रिगिंग है या इस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये सारी चीजें हम इसलिए कहते हैं। बाकी जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो इन हालात में, हमने PMLN के साथ अपनी पार्टी का नुकसान करके भी हम उनके साथ खड़े रहे। इस 16 माह के बाद भी हम कहते थे कि हमने बर्डन शेयरिंग की है, हम बिल्कुल बराबर के शरीक हैं के साथ। एक मिनट हसन साहब, मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करती हूँ। फिर मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ, कौन अपनी पार्टी का नुकसान करते हैं ये बात ना करें। देखिए, कोई एक बंदा भी जो टीवी देख रहा है, कोई भी यकीन नहीं करेगा। कामरान साहब भी हैं, अब्दुल्ला साहब भी, मैं भी, मेरी पूरी टीम, जितने नाज़रीन देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज, आपने कहा हमने अपनी पार्टी का नुकसान करके PMLN के साथ हम हुकूमत चलाते रहे। कोई नुकसान नहीं करता अपनी पार्टी का, कोई फायदा था आपका, मुफाद था आपका भी। मेरी राय जो है, आपने मेरी राय लेनी है या अपनी मेरे मुंह में डालनी है? मैं आपको कह रहा हूं, आपने मेरी राय लेनी है। मेरी बात सुने, मुझे पूरा राइट है आपसे डिसएग्री करने का। से इख्तिलाफ है तो 1000 दफा होना चाहिए। आप पूरा, आपने कहा ना कि हम बोझ उठा रहे थे उनका, मुस्लिम लीग नून का, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। सब इकट्ठे थे, अब एक दूसरे पे जिम्मेदारियां वो भी नहीं फेंक सकते, आप भी उन पे नहीं फेंक सकते, सीधी सी बात है। मैं अपनी राय रखता हूँ ना, मुझे राय। चले हसन साहब आगे बढ़ते हैं, चले आपको राय देने का हक है, तो आपने राय दी है ना, आपने राय दी, अब आगे भी राय दें, लेकिन मुझे भी डिसएग्री करने का हक है। जी प्लीज आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर यही वाली चीज लेके जाती हूँ मैं अब्दुल्ला साहब की तरफ। मुझे क्या लगे उससे, मेरी राय तो अपनी है ना, कोई उसको माने ना माने, मेरी तो आपकी राय तो हम सुन रहे हैं, बाकी नाज़रीन भी सुन रहे हैं। हाँ जी, आपने कहा 16 महीने आप लोग हुकूमत में इसलिए थे कि आप बोझ उठा रहे थे मुस्लिम लीग नून का, मुझे तो ये राय आपकी हजम ही नहीं हुई। अब्दुल्ला साहब इस पे जरा आप कमेंट कर दें, क्यों उठा रहे थे पीपल्स पार्टी वाले मुस्लिम लीग नून का बोझ, क्या समझ आती है आपको? देखिए डॉक्टर, सीधी सी बात यह है कि अगर मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो आपको याद है कि बिलावल साहब ने जो अपनी आखिरी स्पीच की थी असेंबली के फ्लोर के ऊपर, उन्होंने जो है और ये डॉन अखबार की लीड लगी हुई है, मेरा अपना ये राय नहीं है, ये डॉन अखबार का मैं आपको कोट अनकोट कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि बिलावल साहब ने ये एक्सेप्ट किया कि हम फेल हो गए 16 माह में, और उसके अंदर उन्होंने नवाज शरीफ और अपने वालिद जरदारी साहब को बाकायदा मोरद इल्जाम ठहराया कि आप मेरे लिए और मरियम नवाज के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, और ये उनकी पॉलिसियों के नतीजे में हुआ, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात यह है, हसन साहब ने कहा, मेरे ख्याल में वो सुन नहीं सके, मैंने ये बात कही कि उनमें से अक्सरियत जो है वो बाहर है,
और इसमें तो कोई दूसरी राय भी नहीं है। या तो गलत हो, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि सारी की सारी क़यादत है, मुमकिन है वो टेलीफोन की कोई शायद वहाँ सही सिग्नल ना आ रहे हो। जहाँ तक बात यह है कि इस टाइम पे जो मफादात हैं वो तो जुड़े हुए हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आपको याद है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो एक दूसरे का, उससे आपको याद होगा कि एक दूसरे के पेट फाड़े जा रहे थे और पेट फाड़ के सड़कों पर घसीटा जा रहा था, ईंटों से ईंटें बजाई जा रही थी। वो तब क्या था? तो फिर मफादात नहीं थे क्या? तो फिर मफादात तो थे ना, और रात के मफादात थे, तभी जो है वो इकट्ठे हुए। जब पीटीआई की तलवार जो है उसकी धार कम हुई, जैसे मैंने अभी पहले बोला, उसके बाद से जो है इनको जरा सुख का सांस आया। लेकिन हकीकत यह है कि 15 साल कांस्टेंट हुकूमत की है सिंध के अंदर, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो आपके सामने है। थरपारकर में आज भी भूख जो है उसकी वजह से लोग, बच्चे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। और उसके बाद जो कराची का कचरे का हाल है वो मेरे ख्याल में मुझे जरूरत नहीं है बताने की, आपको डॉक्टर फिजा साहिबा कराची के हालात से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ हम किसी एक पार्टी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे, क्योंकि यकीनन इन पार्टियों की सबकी कुर्बानियां हैं और इन पार्टियों ने अपने अपनी जगह कहीं ना कहीं अच्छा किरदार अदा किया है। एटॉमिक बॉम्ब जो है वो भी बनाया और इसी तरीके से जो है हमारे कैदियों को भी जो है वो छुड़वा के लाए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जहाँ गलत है वो गलत कहना पड़ेगा, जहाँ सही है वह सही कहना पड़ेगा। हमें ये भी याद है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, लेकिन किसी का कोई फ्लॉ होगा तो हमें इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। एग्जैक्टली, पीटीआई के अपना जो पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे जो अभी पिछले हुकूमत में थे, आपको याद होगा कि जब वो मिज़ार कायद के ऊपर गए थे तो उन्होंने हाथ उठा के फातिहा नहीं की थी। ये टीवी फुटेज मौजूद है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हालांकि मैं उन चीफ मिनिस्टर साहब से जाती तौर पे मिला हुआ हूँ और वो अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन ये भी हकीकत है। अब अगर मैं इसको बोल दूं टीवी के ऊपर तो जाहिर है बुरा तो लगता है, लेकिन मफादात तो जुड़े हुए हैं। जब आपके हक में होता है तो फिर बिल्कुल, जो मैंने शुरू में कहा कि आपका नजरिया एक तरफ था, दूसरी तरफ दूसरा नजरिया था। लेकिन बाद में हमने नवाज शरीफ साहब को भी ऐसे बड़े बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते देखा। फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो उनकी लीडरशिप की तारीफ की पीपल्स पार्टी की, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। मिसाक जमहूरियत भी हमारे सामने मौजूद, लेकिन क्या मिसाक गुर्बत भी किसी ने किया? क्या मिसाक अवाम भी किसी ने किया? क्या मिसाक शोहदा भी किसी ने किया? क्या किसी ने ये सोचा कि पाकिस्तान की जो इस सूरत हाल है उसके अंदर क्या वजह है कि जो अमीर है वो अमीर तर हो रहा है, अच्छा, जो गरीब है वो गरीब तर हो रहा है। अब्दुल्ला साहब, मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं एक जरा पॉइंट लेना चाहूंगी। और गरीब जो है रोटी नहीं है। जी जी, अच्छा, मैं एक पॉइंट लेना चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं जरा एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। आप कानून को भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है जो बराह रास्त दिखाई गई टीवी पे, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक ट्रेंड सेट किया गया। जो एतमाद है अवाम का और अदलिया का वो बढ़ता है, उसमें इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं अगर ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा तो ये मुल्क में जो इंसाफ और जमहूरियत उसको ये सिलसिला मुस्तहकम करेगा? बहरहाल इस पर भी हमने देखा कि लोगों की बड़ी राय थी। आप अपनी राय का ज़रा इजहार कर दीजिए। देखिए, इसमें आपको याद होगा कि किसी वक्त पार्लियामान की कार्रवाई भी नहीं दिखाई जाती थी, फिर उसके बाद पार्लियामान के लिए एक बाकायदा चैनल बन गया। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट के लिए भी एक चैनल बन जाए, जिसका जी चाहे वो यकीनन जो है ना वो कोर्ट की कार्रवाई देख सके, या जो अहम केसेस हैं उनको देख सके। जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका फ़ायदा होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हम सारा दिन जो है ना आराम से नहीं बैठे होते और रात 6 बजे तक जो है ना ये कार्रवाई चलती है, और कार्रवाई में भी जो है ना वो कितना मेहनत के साथ जो है ना ये सारे मामला चलते हैं और उसके नतीजे में केसों के फैसले होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे लोगों को उनकी एजुकेशन हुई है इसमें। ठीक है जी। हसन साहब, लास्ट 30 सेकंड, आपका लास्ट कमेंट। अदालतों के हवाले से ये जो लाइव कवरेज चल रही है उस हवाले से या और कोई चीज पूछनी? जी जी, इसी से रिलेटेड अपना लास्ट कमेंट या कुछ भी कहना चाहें आप, जो भी गुफ्तगू हो रही थी। हाँ जी, बिल्कुल जी। अगर इससे किसी को इंसाफ मिलता है तो ये बड़ी अच्छी काविश है, और हम समझते हैं कि ऐसी तब्दीलियां होनी चाहिए जिससे वो 54,000 केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं, अगर वो उनका मसला हल हो सकता हो, अगर आम आदमी को इंसाफ मिलता हो, वो टीवी पे दिखाने से अगर उसका अच्छा इम्पैक्ट आता है तो जरूर दिखाना चाहिए जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें किसी को भी कोई कबाहत नहीं।
ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इज्जत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।